नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुगा क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं एग्रोनॉमी की। और एग्रोनॉमी जो हमारा फाउंडेशन बैच चल रहा है, इसमें आज हम लोग लेक्चर नंबर 40 की बात करेंगे। और इस 40वें लेक्चर में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। और वो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। यानी कि अगर हमारे पास पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं है, हमारे पास सिंचाई का कोई साधन नहीं है, तो उस स्थिति में हम किस तरीके से खेती कर सकते हैं, इसी के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो मैं पढ़ाना शुरू करूं उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा कोर्स लॉन्च कर रखा है। कोर्स का नाम है अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स। इस कोर्स में आपको यहाँ पर दिए गए जितने भी सब्जेक्ट हैं, ये सभी सब्जेक्ट आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड कराया जाएगा। ये पीडीएफ जो नोट्स होगा आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, बोले तो हिंदी और अंग्रेजी ये दोनों भाषाओं में आप इसको प्राप्त कर सकते हो। यहाँ पर जो कुछ भी पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके मात्र 1000 रुपए का पेमेंट करके आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा कोर्स से रिलेटेड किसी भी तरीके की जानकारी के लिए आप मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9792771793। मेरे इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क करके कोर्स से रिलेटेड जो भी आप जानकारी प्राप्त करना चाहते हो वो प्राप्त कर सकते हो। जैसे कि पेमेंट करने के बाद हमको कैसे एनरोलमेंट मिलेगा, कि किस तरीके से हमको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, किस तरीके से पीडीएफ मिलेगा, ये तमाम जानकारी आपको दिए गए व्हाट्सएप नंबर से प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो एक बार हमसे व्हाट्सएप से संपर्क ज़रूर कीजिए। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपको अलग से कुछ भी खरीदने और कुछ भी अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं जितना आप लोगों को पढ़ा दूँगा उतना मोर देन इनफ होगा किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्ज़ाम को क्वालीफाई करने के लिए। चाहे वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो या फिर हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो, अगर उसमें एग्रीकल्चर पूछा जा रहा है तो आपके लिए ये जो कोर्स होने वाला है, बिल्कुल अल्टीमेट होने वाला है। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो एक बार हमसे संपर्क ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा क्या है? टॉपिक हमारा है ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो सबसे पहले तो हम इसका थोड़ा-सा भूमिका समझ लेते हैं कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आखिर इसकी ज़रूरत पड़ती क्यों है? देखो, ध्यान से समझना, जो हमारा भारत है, बहुत बड़ा एरिया है। अब इस इतने बड़े एरिया में हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है। हमारे पास जितनी भूमि है पूरे भारत में, हम पूरी भूमि में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा सकते। यानी कि हमारे पास जितना भी इरिगेशन का रिसोर्स है, अगर उसको हमने 100% भी यूज़ कर लिया, तब भी हम केवल 50% हमारा जो भूमि है, उसको हम इरिगेटेड कर पाएँगे। इसके अलावा जो हमारा 50% जो भूमि बचेगी, वहाँ पर हम तब भी सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं करा पाएँगे। फिलहाल हमारे पास सिंचाई के साधन 30 या 40% के समथिंग ही हैं। यानी कि हमारे पास जो ज़मीन है, उस ज़मीन का हम केवल और केवल 30 से 40% के आस-पास ही सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा 60 से 70% जो ज़मीन है, उस पे सिंचाई नहीं की जा सकती, उस पे केवल वर्षा आधारित खेती हो सकती है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की, तो इसमें हम इसी पहलू पर डिटेल में डिस्कशन करते हैं कि अगर हमको ऐसे एरिया में खेती करनी है, जहाँ पर बरसात अच्छे तरीके से नहीं होती है या कम बरसात होती है, या फिर हमारे पास सिंचाई के साधन नहीं है प्रॉपर तरीके से, वहाँ पर हम इरिगेशन नहीं कर सकते हैं, तो उस एरिया में कौन-कौन सी फसल ग्रो कर सकते हैं, किस तरीके से वहाँ का एग्रीकल्चर जो है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। इसी के लिए हमारा एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ और वो स्टार्ट हुआ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर आगे चलकर मैं इसका आप लोगों को क्लासिफिकेशन भी बताऊँगा कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के कितने तरीके होते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर समझते हैं कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की डेफिनिशन क्या होती है। तो जब हम इसकी डेफिनिशन की बात करते हैं तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिफर्स टू ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इंटायरली अंडर रेनफेड कंडीशन। यानी कि पूर्णतः वर्षा आधारित जो खेती होती है, उसको हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर कहते हैं। यहाँ पर हमारे पास सिंचाई के कोई भी साधन नहीं होते हैं, हम केवल बरसात वाले पानी पर ही निर्भर रहते हैं। यहाँ पर हमारे पास ना तो नहर होती है, ना फिर अंडरग्राउंड वाटर को निकालने की कोई व्यवस्था होती है कि हम जमीन से पानी निकाल कर सिंचाई कर लें। तो जब ये सभी स्थिति हमारे पास नहीं होती है, तो केवल हम वर्षा आधारित जो हमारे पास कृषि होती है, केवल उसी माध्यम से हम खेती करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर ऐसे एरिया में किया जाता है जहाँ पर हमारा जो एनुअल रेनफॉल है,
वो 750 मिलीमीटर के आसपास है। यानी कि अगर हम ऐसे एरिया में खेती कर रहे हैं, जहाँ पर पूरे साल भर में ठंडी, गर्मी, बरसात 12हों महीने मिला के अगर वहाँ पर केवल 750 मिलीमीटर तक बरसात ही हो रही है, तो हम वहाँ पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाली खेती करेंगे। यानी कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का जो क्रॉपिंग प्रिंसिपल्स होगा, उसको हम लगाएँगे और हम वहाँ पर खेती करेंगे। तो जब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हम पढ़ेंगे तो उसमें कौन-कौन सी चीज़ें हमको समझना होगा? सबसे पहले तो हमको इसकी हिस्ट्री समझनी होगी कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की हिस्ट्री कैसी है, किस तरीके से ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमारा धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया, उसके अंदर किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ। जब ड्राई लैंड एग्रीकल्चर करते हैं तो उसमें हमको कौन-कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मानसून वहाँ का कैसा होता है, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जहाँ हम करते हैं, वहाँ का मानसून कैसा होता है। ड्रॉट की कंडीशन आती है तो उससे हम कैसे अपनी फसलों को बचाते हैं, मानसून से कैसे अपनी फसलों को सिंक्रोनाइज़ करते हैं। इसके अलावा जो मॉइस्चर हमको थोड़ा बहुत बरसात के माध्यम से मिलता है, उसको हम मैक्सिमम किस तरीके से मॉइस्चर को कंज़र्व करके रख सकते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे और इसके साथ-साथ कंटिंजेंट जो प्लांटिंग होती है, इसको हम कैसे करेंगे, ये सभी चीज़ें हम ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं। इसमें जो हमारा प्राइमरी मोटिव होता है, वो होता है कि कम से कम पानी में अच्छे से अच्छी फसल को ग्रो करना, यही हमारा प्राइमरी मोटिव होता है। तो जब हम बात कर रहे होते हैं ड्राई लैंड एग्रीकल्चर की, तो ड्राई लैंड जो एग्रीकल्चर होता है, वो हमारा 3 तरीके का होता है, उसमें 3 क्लासिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ये जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का जो क्लासिफिकेशन है, ये टोटल अमाउंट ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड करता है। यानी कि 1 साल में हमको जिस एरिया में कितना पानी मिल रहा है, जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये इतना बड़ा-सा एक एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर साल भर में कितना पानी मिल रहा है, मान लेते हैं यहाँ पर 1150 मिलीमीटर बरसात हो रही है या 750 मिलीमीटर बरसात हो रही है या हमारे पास मान लेते हैं कि 600 मिलीमीटर बरसात हो रही है। तो इस आधार पर यहाँ पर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर को 3 भागों में बाँटा गया है। एक तो हमारा होता है ड्राई फार्मिंग जिसको कहते हैं बिल्कुल शुष्क खेती। ऐसी खेती वहाँ पर होती है जहाँ पर एनुअल रेनफॉल लेस देन 750 मिलीमीटर होता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम ऐसे एरिया में जहाँ पर 750 मिलीमीटर से कम बरसात होती है, वहाँ पर अगर हम खेती कर रहे होते हैं, साल भर में 750 से भी कम बरसात हो रही है, अगर उस एरिया में हम खेती कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ड्राई फार्म। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ, कोई मान लेते हैं हमारा एक ऐसा एरिया है, जहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि राजस्थान का जो जैसलमेर वाला एरिया है, वहाँ पर साल भर में 750 मिलीमीटर से कम बरसात होती है। पूरे साल का अगर हम रेनफॉल डाटा देखेंगे, तो 750 से कम ही रहता है। तो वहाँ पर हम जो खेती करते हैं, वो ड्राई फार्मिंग वाली खेती होती है। तो उस तरीके की खेती को हम क्या बोलते हैं? ड्राई फार्मिंग वाली खेती बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसा एरिया है, जहाँ पर 750 मिलीमीटर से ज़्यादा और 1150 मिलीमीटर से कम, अगर इसके बीच में बरसात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राई लैंड फॉर्म। और अगर 1050 मिलीमीटर से ज़्यादा पानी अगर बरस रहा है, उस एरिया में हम खेती कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेन फेड फार्मिंग बोलते हैं। तो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर हमारा 3 तरीके का होता है। ड्राई फार्मिंग यानी कि 750 से कम, ड्राई लैंड फार्मिंग यानी कि 750 से 1150 के बीच में और रेन फेड फार्मिंग 1150 के ऊपर। इस तरीके से हमारा ड्राई लैंड फार्मिंग होता है। आगे हम बात करेंगे इसमें कंपैरिजन स्ट्रेटजी। बोले तो अगर हम ड्राई फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग या फिर रेनफेड फार्मिंग करते हैं, तो इसमें हम कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखते हैं या हमको कौन-कौन सी व्यवस्थाएँ मिलती हैं। जैसे अगर ड्राई फार्मिंग वाला ये रीजन है, तो वहाँ पर जो एनुअल रेनफॉल होगा यानी कि साल भर में जो बरसात होती है, वो ड्राई फार्मिंग में 750 मिलीमीटर से कम होती है। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया। ड्राई लैंड फार्मिंग में कितना होता है? 750 से लेके 1150 मिलीमीटर के आसपास तक यहाँ पर बरसात होती है। और रेन फेड फार्मिंग की जब आप बात करते हैं तो यहाँ पर कितना होता है? यहाँ पर 1150 से ज़्यादा बरसात होती है। समझ गए? आगे देखते हैं मॉइस्चर अवेलेबिलिटी यानी कि हमारी जो मिट्टी है, उसमें कितना नमी पाया जाता है अलग-अलग कंडीशन में। तो जो ड्राई फार्मिंग होती है, इसमें एक्यूट शॉर्टेज होता है यानी कि मिट्टी हमेशा सूखी ही रहती है। बहुत ज़्यादा नमी की कमी पाई जाती है। जो ड्राई लैंड फार्मिंग होता है, इसमें थोड़े समय के लिए शुष्कपन रहता है और बाकी हमारा थोड़ा बहुत मॉइस्चर इसमें रहता है। रेन फेड फार्मिंग में हमारा जो मॉइस्चर है, वो थोड़ा ज़्यादा रहता है।
अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे तो मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी जैसे-जैसे हम इधर जाते जाएँगे, हमारी मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी जो है वो बढ़ती जाती है। यहाँ पर बहुत कम मॉइस्चर, यहाँ पर उससे ज़्यादा मॉइस्चर और यहाँ पर सबसे ज़्यादा मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी हमारी मिट्टी के अंदर रहती है। क्रॉप ग्रोइंग पीरियड की बात करते हैं तो आप ध्यान से समझना, अगर हमको कम पानी मिलेगा तो हम कौन-सी फसल ग्रो करेंगे? जो जल्दी पक जाए कि जो देर से पके? तो अगर हमको कम पानी मिलता है तो हम ऐसी फसल को ग्रो करते हैं जो कि बहुत जल्दी पक जाती है। जैसे 90 दिन की फसल, 80 दिन की फसल, 70 दिन की फसल, ऐसी फसलों को हम ग्रो करेंगे जो जल्दी से जल्दी हमको प्रोडक्शन दे देती हैं। तो छोटी-छोटी फसलें लगाते हैं, शॉर्ट ड्यूरेशन वाली फसल लगाते हैं। तो इसमें जो क्रॉप के ग्रोइंग का सीज़न होता है, जिसमें फसल उगती है, जिसमें हम फसल उगा पाते हैं, उसमें साल भर में केवल 75 दिन का जो टाइम होता है, उसी में हम खेती करते हैं। यानी कि हम केवल खरीफ सीज़न में खेती कर लेते हैं, छोटी-सी फसल 75 से 80 दिन वाली। उसके बाद हमारा जो खेत है, वो अगले साल रबी और जायद में परती पड़ा रहता है, उसमें हम कोई खेती नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि पानी बहुत कम बरस रहा है और उधर जब बहुत चिलचिलाती धूप पड़ेगी रबी वाले सीजन में, अप्रैल, मई व जून वाले सीजन में, या फिर आप ऐसे समझो कि जैसे खरीफ बीतेगा, तो रबी और जायद वाला जो सीजन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और हमारे पास पानी की व्यवस्था है नहीं, तो हम खेती नहीं कर सकते। तो वहाँ पर जो ग्रोइंग सीजन होता है, वो वहाँ पर जो ग्रोइंग सीजन होता है, केवल 75 दिन का होता है। यानी कि हम ज़्यादातर वहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल लगाते हैं। किसकी? शॉर्ट शॉर्ट ड्यूरेशन वाली जो हमारी फसल होती है, केवल हम उसकी खेती कर सकते हैं। इसके बाद जब हम ड्राई लैंड फार्मिंग की बात करते हैं, तो इसमें 75 से लेके 120 दिन वाली फसलें लगा सकते हैं और रेन फेड फार्मिंग में फिर हम 100 दिन 120 दिन से ज़्यादा वाली फसलें ग्रो कर सकते हैं। समझ गए? जैसे अगर हम इसकी बात करें, तो ये इस तरीके की हम खेती किसकी करते हैं, जैसे हमारा सोरगम है, सोरगम जो होता है, इसके अलावा पर्ल मिलेट है और इसमें जब हम बात करते हैं, तो हमारा व्हीट है। इसमें जब हम बात करते हैं, तो ये हमारा शुगर केन है। तो ये अलग-अलग हमारी जो फसलें हैं, अलग-अलग जगह पर हम ग्रो कर सकते हैं। जैसे अगर कोई किसान सोचे कि हम जैसलमेर में शुगर केन की खेती कर लेंगे, तो क्या वहाँ पर वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि शुगर केन को ढेर सारा पानी चाहिए और इसका जो क्रॉप ग्रोइंग पीरियड होता है, वो लंबा होता है और हमको ड्राई फार्मिंग में ये सभी चीज़ें नहीं मिलेगी। इसीलिए जैसलमेर में किसान गन्ने की खेती नहीं कर सकता है। अगला है ग्रोइंग रीजन, यानी कि उगने वाला क्षेत्र। इसका जो उगने वाला क्षेत्र होता है बहुत ज़्यादा शुष्क होता है। वहाँ की जो हवाएँ होती हैं, उनके अंदर ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। इसमें ह्यूमिडिटी थोड़ी-सी ज़्यादा होती है और इसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। धीरे-धीरे ये हमारी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है। अगर आप देखोगे तो जो जैसलमेर होता है, जैसलमेर में गर्मी तो बहुत होती है, टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है, लेकिन वहाँ पर जो पसीना होता है, वो जैसे ही बॉडी से निकलता है तुरंत सूख जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ की जो हवा है, वो हवा जो है वो बहुत ज़्यादा शुष्क है। वहाँ पर शुष्क हवा पाई जा रही है। इसी वजह से जैसे ही पसीना निकलता है वो सूख जाता है। लेकिन अगर हम चले जाएँ कहाँ? बिहार और बंगाल में चले जाएँ और वहाँ पर कौन से महीने में चले जाएँ? आप इमेजिन करो कि आप चले जा रहे हो वहाँ पर सितंबर और अक्टूबर के महीने में। किसमें चले जा रहे हो? वहाँ पर आप चले जा रहे हो सितंबर के महीने में। अगर धूप निकली हुई है और ह्यूमिडिटी, क्योंकि बरसात का टाइम रहता है, तो ह्यूमिडिटी भी बहुत विधवत रहती है। तो उस समय पर वहाँ पर उमस ज़्यादा होती है। क्या होती है? उमस ज़्यादा होती है। जब हमारी बॉडी पे पसीना निकलेगा तो वो जल्दी सूखता नहीं है। तो इस तरीके के कंडीशन हमको रेन फेड फार्मिंग में देखने को मिलता है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं क्रॉपिंग सिस्टम की, कौन-कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम कहाँ पर यूज़ होता है, तो इसमें हम सिंगल क्रॉप लगाते हैं या फिर इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं ड्राई में। या तो एक ही क्रॉप लगाएँगे और या तो 2 फसल एक साथ लगाते हैं, लेकिन एक ही सीज़न में हम केवल खेती इसकी कर सकते हैं, वो भी खरीफ सीज़न में। जब ड्राई लैंड फार्मिंग होती है तो इसमें सिंगल क्रॉप और इंटर क्रॉप इसमें भी वही कर सकते हैं। लेकिन रेन फेड फार्मिंग में इंटर क्रॉप भी कर सकते हैं और मल्टी क्रॉपिंग भी कर सकते हैं। मल्टी क्रॉपिंग का मतलब एक साल में 2 फसल, 3 फसल या फिर हम 4 फसल की खेती एक ही साल के अंदर कर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर हमारे पास प्रॉपर मॉइस्चर है तो साल भर हम उसमें खेती कर सकते हैं। इसमें हम क्या करते हैं? इसमें केवल हम खरीफ सीजन में खेती कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? इसमें हम केवल खरीफ जो सीज़न है हमारा, केवल उसी समय पर खेती इसमें कर सकते हैं। ड्राई स्पेल की बात करते हैं, सूखा अवधि, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है?
सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा। यहाँ पर सूखा हमेशा पड़ा रहता है। खरीफ का सीज़न जो होता है 3 महीने के आसपास का, जो ढाई 3 महीने का टाइम छोड़ दो, तो उसके बाद ये सूखा ही सूखा रहता है। यहाँ पर थोड़ा-सा लेस फ्रीक्वेंट है और यहाँ पर नो एक्यूरेसी मतलब नो ऑकरेंस बोले तो यहाँ पर सूखा नहीं पड़ता है। इसके अलावा क्रॉप फेलियर की बात करें तो आप बताओ, अगर नेचर के ऊपर डिपेंड होके खेती करोगे और आपके पास सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, तो फसल ग्रो होने की संभावना कम है कि ज़्यादा है? फसल ग्रो होने की संभावना कम होगी। तो इसीलिए यहाँ पर जो फसल खराब होने की संभावना होती है, वो ज़्यादा होती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, उसमें सबसे ज़्यादा जो किसान लाभान्वित होते हैं, वो कहाँ से होते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो सबसे ज़्यादा लाभान्वित किसान हैं, वो हमारे राजस्थान के हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान का जो ज़्यादातर एरिया है, वो या तो ड्राई फार्मिंग में आएगा या तो ड्राई लैंड फार्मिंग में आएगा। अब ड्राई फार्मिंग और ड्राई लैंड फार्मिंग में जो फसल होती है, वो ज़्यादा खराब होती है। अब फसल अगर ज़्यादा खराब होगी तो किसानों को फसल की सुरक्षा के लिए उनको इंश्योरेंस कराना पड़ता है। इसीलिए राजस्थान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से ज़्यादा किसान एनरोलमेंट कराते हैं और ज़्यादा फ़ायदा वहाँ पर लेते हैं। वहीं अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश, बिहार और इस तरीके के जो हमारे स्टेट्स हैं, जहाँ पर रेनफेड फार्मिंग होती है, जहाँ पर बरसात की कोई कमी नहीं होती है, प्रॉपर तरीके से सिंचाई की भी व्यवस्था होती है, तो वहाँ पर क्रॉप फेलियर थोड़ा कम होता है, इसलिए वहाँ पर कम किसान एनरोल करते हैं। आगे हम बात करते हैं कॉन्स्ट्रेंट्स यानी कि बाधाएँ कौन-कौन सी आती हैं, तो ड्राई जो फार्मिंग होता है, वहाँ की जो मिट्टी होती है बहुत ज़्यादा शुष्क होती है और मिट्टी जो होती है रेतनुमा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि विंड इरोजन ज़्यादा होता है। जैसे जैसलमेर है या जो थार का जो मरुस्थल है, अगर वहाँ पर आप देखोगे, तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि मिट्टी जो है वो हवा के द्वारा बहुत ज़्यादा उड़ के आती है। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि धूल भरी जो आँधियाँ चलती हैं, वो हमारा ज़्यादातर ड्राई फार्मिंग वाले एरिया में चलती है, जहाँ पर एनवायरनमेंट काफ़ी ज़्यादा शुष्क रहता है। तो यहाँ पर वायु द्वारा मृदा का अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। और ड्राई लैंड फार्मिंग में यहाँ पर विंड के द्वारा और वाटर के द्वारा भी इरोजन होता है। जब ज़्यादा बरसात होगी तो थोड़ा-सा पानी के द्वारा भी मिट्टी बह जाएगी और बाकी जब मिट्टी सूखी रहेगी तो विंड के द्वारा इरोजन होता है। बाकी रेनफेड फार्मिंग में क्या होता है, यहाँ पर क्योंकि बरसात ज़्यादा होती है, तो अगर बरसात ज़्यादा होगी तो तमाम जो हमारी खेत की मिट्टी होती है, वो बार-बार जब खेत से रन ऑफ होता है, रन ऑफ बोले तो मिट्टी का बहना, तो मिट्टी जो है, पानी जो है, वो मिट्टी की ऊपरी सतह पर जब बह के जाता है, तो मिट्टी की जब ऊपरी सतह पर पानी बह के जाएगा, तो वो अपने साथ क्या करेगा सॉरी जो पानी है, वो मिट्टी की सतह पर जब बहेगा, तो अपने साथ वो क्या लेके चला जाएगा? वो अपने साथ मिट्टी को भी बहा के लेके चला जाता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो बिहार है, चंबल वाला जो रीजन है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश है या बंगाल वाला जो रीजन है, यहाँ पर आप लोगों को वाटर इरोजन ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो नदी और नाले होते हैं, ये बरसात में फुल रहते हैं। इनके अंदर पानी अथाह रहता है, भरता और बहुत तेज़ी से बहता है। और जब ये पानी बहता है तो अपने साथ खेत की मिट्टी को काट कर लेके चला जाता है। तो इस तरीके से हमको अलग-अलग अ, चीज़ें देखने को मिलती हैं, ड्राई लैंड फार्मिंग में, ड्राई फार्मिंग में और रेनफेड फार्मिंग में। तो सबसे पहले हमको इसका सीक्वेंस याद करना है। अगर इस सीक्वेंस को याद कर रहे होगे, तो आप थोड़ा-सा दिमाग लगाओगे, तो आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाओगे कि कहाँ पर कैसे चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। सबसे पहले याद रख लेना कि ड्राई फार्मिंग है, फिर बाद में है ड्राई लैंड फार्मिंग और रेन फेड फार्मिंग, तो इसमें रेन आ ही गया है, तो सबसे ज़्यादा रेन होता है। कैसे याद करोगे मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले तो ड्राई फार्मिंग रहेगा, यानी कि 2 शब्द का नाम रहेगा। फिर बाद में 3 शब्द ड्राई लैंड फार्मिंग, थोड़ा-सा बड़ा हो गया, तो ये 3 शब्द का नाम हो गया। और रेन फेड फार्मिंग यानी कि यहाँ पर बरसात तो होती ही है, तो यहाँ पर बरसात होती है, तो बोले तो जब रेन है, शब्द में ही रेन आपको मिल रहा है, तो यहाँ सबसे लास्ट में हो जाएगा, बोले तो यहाँ पानी ज़्यादा होगा। इस सीक्वेंस में जब याद करोगे तो चाहे आपका ये वाला टेबल हो और चाहे ये वाला टेबल हो, ये दोनों की दोनों जो टेबल हैं, ये आपको बहुत आसानी से अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो पॉइंट है, वो है ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, कई बार बताया है कि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चर में कोई भी चीज़ जो होती है, जब उसमें कोई रिसर्च हो रहा होता है, तो उस रिसर्च को थोड़ा-सा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए, जल्दी रिजल्ट लेने के लिए
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट चलाया जाता है, जिसमें पूरे भारत के जो वैज्ञानिक होते हैं वो एक ही टॉपिक पर अगर कहीं पर अलग-अलग रिसर्च हो रहा है तो वो सब लोग आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करके एक ही तरीके से रिसर्च करते हैं, जिससे रिजल्ट बहुत तेजी से आता है। तो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन ड्राई लैंड एग्रीकल्चर जो स्टार्ट किया गया था, ये कब स्टार्ट किया गया था? ये स्टार्ट हुआ था 1971 में। समझ गए यहाँ तक? अब हम आगे बात करते हैं अबरेंट वेदर कंडीशन। जो हम ड्राई फार्मिंग करते हैं या ड्राई लैंड फार्मिंग जो कर रहे होते हैं, तो हमारा जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर वाला जो रीजन होता है, वहाँ पर हमको कौन-कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है? आखिर प्रॉब्लम होती क्यों है? वहाँ पर बरसात कम क्यों हो रही है? पानी कम क्यों हो रहा है? क्या-क्या प्रॉब्लम है? उसको जब हम देखते हैं, तो हमको समझ में आता है कि इन समस्याओं को हम कैसे निजात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम समस्याएँ देख लेते हैं कि कौन-कौन सी समस्याएँ होती हैं। ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? इनएडिक्वेट एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। यहाँ पर जो 750 मिलीमीटर या फिर 1150 मिलीमीटर जो थोड़ी बहुत जो बरसात होती भी है, तो ये बरसात बरसात के केवल 3 महीने या फिर 4 महीने के अंदर-अंदर ही हो जाती है। अगर मान लेते हैं कि 4 महीने बरसात हो गई तो बचा कितना? 8 महीना बच गया। अब ये जो पूरा 8 महीना बचा हुआ है, इसमें एक बूंद बरसात नहीं होगी और अगर होगी भी तो नगण्य होगी। तो इस कंडीशन में एक तो पानी भी मिला तो कम मिला और ऊपर से जो पानी मिला वो एक ही बार में मिला। जैसे मान लो आपको बहुत तेज़ी से प्यास लगा हो, लेकिन कोई आपको पानी दे तो 1 लोटा पानी दे दे और 1 लोटा पानी वो क्या कर दे, 1 लोटा पानी मात्र 1 सेकंड में आपके मुँह में उड़ेल दे। तो क्या आप उसको पी पाओगे? नहीं पी पाओगे। 1 से 2 घूँट आप पानी पी पाओगे, बाकी पानी आपके मुँह के इधर-उधर से बाहर निकल जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पानी तो हमने 1 लोटा दिया, हो सकता है आपको 1 लोटे की प्यास भी रही हो, लेकिन क्योंकि पानी बहुत जल्दी से मिल गया तो आप उसको पूरा यूज़ नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से खेती करने में भी होता है कि जो पानी हमको 3 या 4 महीने में मिल जा रहा है, अगर इसी पानी को साल भर थोड़ा-थोड़ा करके मिलता रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पाता है, तो एक तो समस्या ये हो जाती है। दूसरा, लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। कई बार क्या होता है कि जैसे आज बरसात हो गई तो हमने क्या कर दिया, सीड की सोइंग कर दी। अब हमने सीड की सोइंग कर दी। अब आने वाले 20 दिन बाद फिर से इसमें पानी की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें पानी मिल जाए। अब क्या हो रहा है कि 20 दिन क्या लगभग 35 दिन तक बरसात नहीं हुई। कितना दिन बीत गया? 35 दिन बीत गया। तो आप बताओ कि यहाँ पर जो पहली बरसात के बाद जो हमने सीड की सोइंग करी थी, जिसको दोबारा 20 दिन के बाद पानी की ज़रूरत थी, अगर इसको उसके 15 दिन बाद बोले तो 35 दिन तक पानी ना मिले, तो हमारी जो सीडलिंग थी, ये सीडलिंग हमारी क्या हो जाएगी? ये डाई हो जाएगी। बोले तो मर जाएगी। क्यों मर जाएगी? मर जाएगी, सूख जाएगी। क्यों सूख जाएगी? क्योंकि पानी नहीं मिल रहा है। तो इसमें कई बार ऐसा भी होता है, जैसे एक बार जो मानसून स्टार्ट हुआ, तो जुलाई के महीने में मान लेते हैं कि 1 जुलाई के आस-पास एक बार थोड़ी-सी बरसात हो गई। थोड़ी-सी बरसात हो गई, मिट्टी में नमी आ गई। हमने क्या किया? ट्रैक्टर चलाया और बुआई कर दी। बुआई करने के बाद क्या हुआ कि पूरा जुलाई का महीना बीत गया, बरसात ही नहीं हुई। पूरी जुलाई बरसात नहीं हुई। तो एक दिन जो बरसात हुई थी, उसके भरोसे जो हमने बुआई करी थी, वो सीडलिंग हमारा जर्मिनेट हो भी जाएगा और जर्मिनेट होने के बाद वो सूख भी जाएगा, क्योंकि उसको पानी नहीं मिल रहा है। तो ये एक तरीके से दिक्कत ये भी होती है। अगला है अर्ली ऑनसेट ऑफ मानसून। कई बार क्या होता है कि मानसून बहुत जल्दी आ जाता है। तो अगर मानसून जल्दी आ गया, तो भी किसान उस हिसाब से अपने आप को तैयार नहीं कर पाता और कई बार मानसून आने में लेट हो जाता है। तो दोनों ही कंडीशन में हम अच्छे तरीके से फसल को नहीं ग्रो कर पाते हैं। इसके अलावा बात करते हैं तो वर्षा का जल्दी-जल्दी रुक जाना। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो रेनफॉल है, बरसात का सीज़न जो है वो 4 महीने तक चलता है, कहीं-कहीं पर 3 महीने तक चलता है। लेकिन अगर यही बरसात केवल 1 या 2 महीने चले, जो हमको बरसात में जो 4 महीने में पानी मिल रहा है, जैसे मान लेते हैं 4 महीने में हमको 1150 मिलीमीटर बरसात मिलनी है। लेकिन अगर यही जो 4 महीने में मिलना है, अगर यही 2 ही महीने में मिल जाए, तो आप बताओ क्या सही से खेती कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब 2 ही महीने में इतना बरसात होगी, तो वो ढेर सारा बरसात होगी। तो या तो पौधे डूब के मर जाएँगे, बाढ़ की वजह से मर जाएँगे और या तो फिर इस 2 महीने के बाद जो 10 महीने बच रहे हैं, उस 10 महीने में हमको पानी ही नहीं मिलेगा, तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएँगी। इसके अलावा प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स एंड मिड टर्म
करेक्शन। उसमें क्या होता है कि लंबी अवधि के लिए सूखा पड़ जाता है। जैसे हमने धान की मान लो बुआई कर दी, वैसे धान की बुआई तो हम यहाँ पर करेंगे नहीं। जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ पर कर दी, किसकी बुआई कर दी? हमने किसकी करी? यहाँ पर ज्वार की बुआई कर दी। अब ज्वार की बुआई कर दी, स्टार्टिंग में 1-2 दिन बरसात हुई थी, उस समय पर हमने ज्वार की बुआई कर दी। अब बीच में पानी नहीं बरस रहा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी तरीके से मान लो हमारा धीरे-धीरे करके किसी तरीके से हमने ज्वार को पैदा कर लिया। अब हमारा जब ज्वार का हार्वेस्टिंग का टाइम आया, तो हार्वेस्टिंग के टाइम पर ढेर सारा बरसात हो गया। अब इस जब ढेर सारा बरसात यहाँ पर हो जाएगा, तो हमारा ज्वार की जो फसल है, ये खराब हो जाएगी। तो ये सभी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं ड्राई लैंड फार्मिंग सॉरी, जो ड्राई लैंड एग्रीकल्चर है, वहाँ पर इस तरीके से हमको समस्याएँ देखने को मिलती हैं। ये वही सभी एनवायरमेंटल कंडीशन होती हैं, इन्हीं कंडीशन की वजह से जो फसल है, उसके लॉस होने की, जो हमारे फसल के फेल होने की जो संभावना है, वो ज़्यादा होती है। आई होप यहाँ तक आपको बात ये समझ में आई होगी। अब आगे हम देखते हैं कि अगर इस तरीके की जो समस्याएँ जो अभी मैंने आप लोगों को गिनाई, अगर इस तरीके की समस्याएँ होती हैं, तो किसान क्या-क्या प्लान बना के इसको कम कर सकता है? अब ऐसा तो है नहीं कि ये जो समस्याएँ हमने आप लोगों को गिना दी, ये सब समस्याएँ गिना दिया तो हमने बता दिया कि फसल नहीं ग्रो हो सकती तो आपने ग्रो करना बंद कर दिया। तब तो ये फिर ड्राई लैंड एग्रीकल्चर का कोई मतलब ही नहीं रह गया। लेकिन हम क्योंकि ड्राई लैंड एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो हम इसको सोचेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है, तो हम इसको ओवरकम कैसे करें? इस चीज़ को, इस समस्या को कैसे मिनिमाइज़ करें? तो उसको हम एक-एक करके आप लोगों को समझाते हुए चलते हैं। जैसे अगर इनएडिक्वेट रेनफॉल हो रहा है, बोले तो जितना पानी चाहिए उतना नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? तो जितना पानी चाहिए अगर उतना बरसात नहीं हो रहा है, तो हम कोई एक ऐसी फसल की खेती करेंगे जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट लो है। जैसे हम किसकी खेती कर सकते हैं? हम खेती कर सकते हैं सोरगम की, हम खेती कर सकते हैं पर्ल मिलेट की। इसके अलावा हम खेती कर सकते हैं लेग्यूम की। तो इन सभी जो फसलें होती हैं, जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है, ऐसी फसलों की हम खेती कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप की, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 महीने ही जो बरसात वाला टाइम होता है, तो इसीलिए शॉर्ट ड्यूरेशन वाली क्रॉप हम ग्रो करते हैं। जैसे हमारा जो सोरगम है, ये 70-80 दिन की फसल होती है। पर मिलेट जो है, ये भी 90 दिन से कम की फसल होती है और लेग्यूम जो होती है, ये भी 90 दिन से कम की ही फसल होती है। तो ये सभी फसलें हमको जल्दी-जल्दी अपना प्रोडक्शन दे देती हैं। इसके अलावा प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग इरिगेशन, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास थोड़ा बहुत जो तालाब का पानी होता है, जैसे बरसात में जो पानी इकट्ठा होता है तालाब में, उससे हम थोड़ा-सा इसमें स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन की मदद से थोड़ा बहुत सिंचाई कर देते हैं कि जिससे मरे ना। लाइफ सेविंग इरिगेशन का मतलब होता है, इसमें हम किस अपने पौधों को केवल और केवल उतना ही पानी किसी भी तरीके से मुहैया करा पाते हैं कि हमारा जो पौधा है वो मर ना जाए। पता चले पानी की कमी से वो सूखे ही गया, तो वो सूखे ना, बस उसको किसी तरीके से जीवित रखें। जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना कि एक बार जब बरसात हुआ तो हमने सीडलिंग लगा दी, सीड सोइंग हमारी कर दी। अब 35 दिन बाद फिर बरसात हो रही है। लेकिन पौधे को पानी कब चाहिए? पौधे को पानी 20वें दिन चाहिए। तो अब हमको 20वें दिन पानी नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे? 20वें दिन हम हल्की-सी सिंचाई कर देंगे, कम से कम इतनी सिंचाई कि जिससे पौधा आगे 15 दिन तक और रुक जाए। तो सूखेगा नहीं, नहीं तो इन्हीं 15 दिन के बीच में सूख जाएगा। तो पौधा इन 15 दिनों में सूखे ना, इसके लिए हम थोड़ी-सी व्यवस्था करेंगे और फिर आगे चलकर जैसे ही 35वाँ दिन बीतेगा हमारा, फिर मान लेते हैं बरसात हो गया। तो इस तरीके से लाइफ सेविंग इरिगेशन करके हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। इसमें जो हमारे पास सिंचाई का साधन होता है, ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास कोई नहर है या फिर हमने ज़मीन से पानी निकाल के सिंचाई कर ली, ऐसा नहीं होता है। इसमें जो पहली बरसात जो हुई थी, उस बरसात का जो पानी आया था, उसको हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के थ्रू अपने खेत के कहीं पर एक कोने में तालाब में इकट्ठा कर लिया था। कहीं पर हमने फार्म पाउंड बनाया था, तो उसी पाउंड में हमने इकट्ठा कर लिया। और बाद में उसी से हमने थोड़ा-सा सिंचाई करके अपनी फसल को बचा लिया। इसके अलावा हमारा जो दूसरा कंडीशन है, वो दूसरा कंडीशन ये है कि लॉन्ग गैप इन रेनफॉल। कई बार ऐसा होता है कि बरसात में लंबा-लंबा गैप होता है, तो लंबा-लंबा अगर गैप हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? इंक्रीज़ इन सीड रेट टू ऑब्टेन मोर पॉपुलेशन। इसमें हम क्या करेंगे? अगर हमको 10 किलोग्राम सीड डालना है पर हेक्टेयर की दर से, तो हम क्या करेंगे? अगर ऐसी कंडीशन हमको देखने को मिल रही है तो हम बढ़ा देंगे। 10 की जगह पे हम 15 किलोग्राम पर हेक्टेयर डाल देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे कुछ पौधे सूख जाएँ, कुछ पौधे सूखने के बाद डैमेज होके मर जाएँ, तो भी हमारा जो पौधे की पॉपुलेशन है ओवरऑल, वो हमको ठीक-ठाक मिल जाए और हमको प्रोडक्शन मिल जाए।
इसके अलावा स्प्रे ऑफ यूरिया सॉल्यूशन, यूरिया का सॉल्यूशन करके भी हम कई बार अपनी फसलों को बचा सकते हैं। इसके अलावा वीडिंग और इंटर कल्चरल ऑपरेशन करके भी हम कई बार साल के मॉइस्चर को रोक सकते हैं और जो लंबी गैप में जो पानी की कमी है, उससे अपनी फसलों को बचा सकते हैं। वीडिंग कर देंगे, इंटर कल्चरल ऑपरेशन कर देते हैं, तो इससे मिट्टी के अंदर जो मॉइस्चर है, वो थोड़ा लंबे समय तक बना रह जाता है और इसी से हमारी फसल सुरक्षित हो जाती है। अगला टॉपिक है, अगर मान लेते हैं कि हमारा मानसून जो है, वो जल्दी आ गया, तो हम क्या करेंगे? अगर जल्दी आ गया तो पर्ल मिलेट और सोरगम, सिसमम इन सब की खेती कर लेते हैं। अगर मानसून लेट में आ रहा है, तो लेट में आएगा तो हम अल्टरनेट क्रॉप लगाएँगे दूसरी-दूसरी वैरायटी के, जैसे कैस्टर की हम ख कैस्टर की एक वैरायटी है अरुणा हम लगा सकते हैं, ग्रीन ग्राम लगा सकते हैं, काउपी लगा सकते हैं, सनफ्लावर लगा सकते हैं। अगर मानसून लेट हो गया तो ये सभी फसलें, और अगर मानसून जल्दी आ गया तो ये ऊपर वाली ये सभी फसलें लगा लेंगे। इसके अलावा ड्राई सोइंग या फिर खुरा सोइंग कर देते हैं। हमने सोइंग कर दी, जैसे मान लेते हैं हमको पता चलने वाला है, हमको मौसम विभाग ने बता दिया कि आने वाले 10 दिन बाद हमको क्या है, आने वाले 10 दिन बाद बरसात होने की प्रबल संभावना है। तो हम क्या करेंगे, अपने खेत में सोइंग कर देते हैं। अब जैसे ही हमने सोइंग करी तो जर्मिनेशन नहीं होगा, सीड वैसे ही पड़ा रहेगा। लेकिन जैसे ही बरसात होगी तो मिट्टी में कुछ न कुछ नमी होगी। अब जैसे ही नमी होगी तो वो जो सीड हमने मिट्टी में पहले से डाल रखा था वो तुरंत ही जर्मिनेट कर जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर जी ऐसे भी तो हो सकता है कि जब बरसात हो तो उसके बाद बुआई हो। तो बरसात के बाद जब बुआई हम करेंगे तो बरसात के टाइम पर क्योंकि खेत में थोड़ी-सी नमी ज़्यादा रहती है तो उस समय पर हम तुरंत ही अपने खेत में ट्रैक्टर नहीं चला सकते, प्रॉपर तरीके से बुआई हो नहीं पाएगी। तो हम पहले बुआई कर लेते हैं सूखे-सूखे खेत में ही, और जैसे बरसात होती है थोड़ी बहुत जैसे बरसात मिलेगा तो हमारा सीड जो होता है वो जर्मिनेट हो जाता है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। इसके अलावा सीड सोकिंग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई बार हम सीड को भिगो के बुआई कर देते हैं, हमारा सीड जर्मिनेट हो जाता है और 1-2 दिन बाद बरसात हो जाती है, तो हमारी फसल आगे बढ़ जाती है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि अगर लेट में मानसून आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कोई फसल है, उसको जुलाई में बोने का टाइम है और जुलाई में मान लेते हैं मानसून नहीं आया, 15 दिन लेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, इस 15 दिन के लिए फसल को ग्रो तो करेंगे, लेकिन कहाँ पर करेंगे? इसको करेंगे नर्सरी में ग्रो करेंगे। एक नर्सरी में 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने के आस-पास तक हम उसको क्या करेंगे, नर्सरी में ग्रो करते रहेंगे। तो नर्सरी में जब हम ग्रो करेंगे तो उसको पानी हम कम देंगे और कम पानी में हम उसको ज़िंदा करके ले जाएँगे। तो 1 महीने तक लगभग-लगभग हम बाजरा की सीडलिंग को ऐसे ही नर्सरी में ग्रो कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही हमारा मानसून आएगा, इस सीडलिंग को उखाड़ेंगे और उखाड़ के ले जाके ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये तरीका हो सकता है, जिससे लेट मानसून से हम अपनी फसलों को ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा मोस्ट सूटेबल अगर क्रॉप की हम बात करें, तो अगर मानसून लेट हो जा रहा है, तो सबसे अच्छी जो फसल होती है, वो सनफ्लावर होती है। और अगर मानसून जल्दी आ रहा है, तो सबसे अच्छी फसल कौन-सी होती है? पर्ल मिलेट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो अगला पॉइंट है, वो है वर्षा का जल्दी रुक जाना। इम्पैक्ट क्या होता है? एक्सपोज़ क्रॉप इन ड्रॉट ड्यूरिंग फ्लावरिंग और मैच्योरिटी। ध्यान से समझना, जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई फसल जो ग्रो करी है, जो हमारे पास क्रॉप है, क्रॉप की जो ड्यूरेशन है वो कितने दिन की है? वो 120 दिन वाली फसल है। बोले तो कितने महीने की? वो 4 मंथ की फसल है। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई कि बरसात जो हमारा हुआ, वो केवल 100 दिन तक बरसात हुआ। कितना दिन तक? केवल 100 दिन तक बरसात हुआ। अब अगर 100 दिन तक ही रेनफॉल होता है, 100 दिन तक मतलब बरसात वाला समय रहता है, 3 ही महीने रहेगा, 3 सवा 3 महीने। उसके बाद बरसात होना बंद हो गया। एकाएक हमारा बरसात का जो सीज़न था वो खत्म हो गया। तो अब क्या होगा? हमारी फसल के लिए 20 दिन तो अभी और बचा है। उस समय पर या तो हमारी फसल फ्लावरिंग में होगी या तो मैच्योरिटी में होगी। अब उस समय पौधे को पानी मिलना एकाएक बंद हो जाएगा, तो हमारी फसल खराब होती है। इसकी वजह से हमारा यील्ड जो है वो घट जाता है। अब समझ में आएगा इसको हम करेंगे कैसे? इसको सुधारेंगे कैसे? इसको सुधारने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम ऐसी वैरायटी का चयन करें कि जो जल्दी तैयार हो जाए, यानी कि शॉर्ट ड्यूरेशन। जैसे मान लेते हैं कि एक धान की वैरायटी है जो 125 दिन, 120 दिन में तैयार होती है। तो हम धान की एक ऐसी वैरायटी का चयन करेंगे जो 90 दिन में ही तैयार हो जाए। तो 90 दिन में तैयार होने वाली अगर वैरायटी लगाएँगे तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी से खेती कर ले जाएँगे। तो जितने दिन तक हमको मानसून मिल रहा है, उतने ही दिन में उस फसल को ग्रो कर ले जाएँगे। इसके अलावा
जब हमको पता चल रहा है कि आने वाले 20 दिन जो हैं ये सूखे पड़ने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, अपनी फसल में मल्चिंग कर देते हैं। जब मल्चिंग हो जाती है तो 20 दिन तक हमारे खेत के अंदर मॉइस्चर प्रॉपर तरीके से सुरक्षित बना रहता है। और ये जो मॉइस्चर है, जब ये प्रॉपर तरीके से सुरक्षित बना रहेगा, तो हम इसमें आराम से अपनी फसल को ग्रो कर ले जाएँगे। तो मल्चिंग कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफ सेविंग इरिगेशन भी कर सकते हैं और इसके अलावा प्लांट की पॉपुलेशन को अगर हमने डिक्रीज़ कर दिया, जैसे अगर 100 पौधे रहेंगे तो सबको पानी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पौधों की संख्या 80 कर देंगे। तो केवल 80 पौधे को पानी चाहिए, तो कम से कम 80 को तो हम जिंदा रख ले जाएँगे, नहीं तो 100 के 100 ही मर जाएँगे। तो हम क्या करेंगे, 20 पौधे को कम कर देंगे। तो हमारा यील्ड भले कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि हमारा यील्ड बिल्कुल ही खत्म हो जाए। क्योंकि अगर पौधे की संख्या नहीं कम करेंगे तो हमको ज़्यादा पानी देना पड़ेगा और हमारे पास उतना पानी होगा नहीं, तो हमारी सबकी सभी फसलें मर जाती हैं। तो इस वजह से हम प्लांट की पॉपुलेशन को डिक्रीज़ करके भी अपनी फसल को सुरक्षित कर सकते हैं। आगे है हमारा प्रोलॉन्ग्ड ड्राई स्पेल्स, बोले तो लंबी शुष्क अवधि। इसमें क्या होता है, लॉन्ग ब्रेक इन रेनी सीजन आर एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इंडियन मानसून। भारत के मानसून में जैसे मैंने बताया नहीं कि एक बार बरसात हुई, उसके बाद 20-25 दिन बरसात ही नहीं हुई। तो इस तरीके से जो समस्या होती है वो प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स बोलते हैं। इसको कैसे हम कम करेंगे? इफ ड्राई स्पेल्स इज 30 डेज ऑफ सोइंग, अगर केवल सोइंग के 10 दिन तक आता है, जैसे हमने आज सोइंग कर दिया, सोइंग के 10 दिन तक बरसात नहीं हुई, तो उसमें कोई बात नहीं, तो उसको रीसोइंग कर सकते हैं। हमने दोबारा बुआई कर दी, अगर बुआई के 10 दिन बाद सूखा पड़ जाए, तो हमारी जो सोइंग है वो खराब हो जाएगी। हम मान लेते हैं कि हमने एक बार जो बुआई करा, हम सूखा पड़ गया और सूखे के बाद हमारी फसल खराब हो गई। हमने जैसे मान लो 1 दिन बरसात हुआ, अब 1 दिन बरसात के बाद हमने बुआई तो कर दी, लेकिन 10 दिन 12 दिन तक हमारा फिर दोबारा बरसात ही नहीं हुआ, तो प्रॉपर मॉइस्चर ही नहीं मिल पाया, तो हमारी जो फसलें थी, यानी कि जो सीड हमने बुआई करा था, वो सीड खेत में पड़े-पड़े ही डैमेज हो गया, मर गया। ये जर्मिनेट होके सूख गया। तो क्या करेंगे कि अभी 10-15 दिन ही बीता है, तो हम दोबारा सोइंग कर देंगे। तो जब हम री-सोइंग करेंगे, बोले तो दोबारा जब बुआई करेंगे, तो हमारी 10-15 दिन फसल लेट हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर तो एक चीज़ हुई कि अगर 10-15 दिन का इंटरवल मिल रहा है, तो ऐसे कर लेंगे। इसके अलावा मिड मॉइस्चर स्ट्रेस, यानी कि हमारी सीडलिंग जो है प्रॉपर तरीके से जर्मिनेट हो चुकी है। उस समय पर जैसे मान लेते हैं कि 30-35 दिन हमारी फसल हो चुकी है, उसके बाद फिर बीच में हमको पता चल रहा है कि अब बरसात नहीं हो रही है, 20-25 दिन की फसल हो चुकी है, तो 30-35 दिन की फसल हो चुकी है, तब ऐसा हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, हम थिनिंग कर देंगे। कुछ-कुछ पौधे को उखाड़ के कम कर देंगे, जैसे 100 पौधे हैं, तो 100 पौधे को उखाड़ के उसको 80 कर देंगे, 70 कर देंगे। तो इस तरीके से जब करते हैं, तो पौधे की जब संख्या घट जाती है, तो पौधे की ओवरऑल जो पानी की डिमांड है, वो भी तो घट जाएगी। जैसे मान लो कि 100 लोग हैं, 100 लोग अगर 1-1 रोटी खाएँगे तो 100 रोटी की रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन अगर 70 ही लोग हो जाएँ और सबको 1-1 रोटी मिले, तो केवल 70 ही रोटी तो हमें बनानी पड़ेगी, तो 30 रोटी हमारी बच जाएगी ना। तो इस तरीके से हमको करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पानी नहीं है, तो हम कुछ पौधों को थिनिंग कर देंगे, निकाल देंगे। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि कोई सीवियर मॉइस्चर स्ट्रेस पड़ जाए, यानी कि और लंबे समय तक चली जाए, तो उसमें हम क्या करेंगे, कटिंग ऑफ सोरगम और पर्ल मिलेट एंड रटूनी। उसमें क्या करते हैं कि हम सोरगम और पर्ल मिलेट की फसल को काट के उसको हरे चारे के रूप में यूज़ कर लेंगे। अब इसमें क्या होगा कि जब हमने हरे चारे के रूप में यूज़ कर लिया, तो उस समय पर क्या होगा कि थोड़ा-थोड़ा ज़मीन के ऊपर का थोड़ा-थोड़ा ही पार्ट सोरगम का और पर्ल मिलेट का बचा रहेगा। इसके बाद जब दोबारा जैसे ही बरसात स्टार्ट होगी, फिर से वहाँ से फिर से क्या होगा, यहाँ से दोबारा से स्प्राउटिंग होने लगेगी और फिर से अलग से यहाँ पर ब्रांचिंग होके फिर से नया पौधा तैयार हो जाएगा। तो उस पौधे से हमको प्रोडक्शन मिल जाएगा। तो ये भी चीज़ कर सकते हैं। तो अगर ये सब प्रोलॉन्ग जो हमारा है, प्रोलॉन्ग ड्राई स्पेल्स अगर पड़ रहा है, तो ये सभी तरीके लगा के हम अपनी फसलों को कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और कौन-कौन सी की चीज़ें कर सकते हैं? ब्रेकिंग ऑफ मानसून फॉर शॉर्ट व्हाइल, शैलो इंटरकल्टीवेशन ऑफ इरेडिकेटिंग वीड्स एंड सॉइल मल्च। सॉइल को मल्च कर देंगे, थोड़ा-सा मतलब निकाई गुड़ाई अगर हम कर देते हैं या मृदा की मल्चिंग कर देते हैं, तो उससे भी क्या होता है कि मॉइस्चर जो है, वो मिट्टी के अंदर मॉइस्चर सुरक्षित रहता है। जैसे मान लेते हैं कि ये हमारी मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह है, इसमें ढेर सारे खरपतवार हैं, तो खरपतवार भी पानी एब्ज़ॉर्ब करेंगे, तो अगर खरपतवार को निकाल देंगे तो ये पानी एब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे। इसके बाद जब हम खरपतवार निकालते हैं तो साथ में निकाई गुड़ाई कर देते हैं। तो निकाई गुड़ाई करने से क्या होता है
कि मिट्टी के ऊपर की जो परत होती है, इसका जो केशिका होता है, कैपिलरी जो पोर होते हैं और नीचे वाली जो मिट्टी के कैपिलरी पोर होते हैं, दोनों कैसे हो जाते हैं, दोनों की मैचिंग बिगड़ जाती है। जैसे मान लेते हैं ऐसे कैपिलरी पोर का एक ऐसे बना हुआ है, पानी इसी पोर के द्वारा ऐसे ऊपर जा रहा है, तो जब हम निकाई गुड़ाई कर देते हैं तो ये पोर टूट जाता है यहाँ से। तो बीच से जब पोर टूट जाएगा तो ये ऊपर वाला जो मिट्टी है, जो भुरभुरी सी हो चुकी है, जिसको हमने निकाई गुड़ाई करके भुरभुरी कर दिया है, ये एक तरीके से कंबल या मल्च का काम करता है, जिसके नीचे हमारा जो मॉइस्चर है, ये सुरक्षित बना रहता है। तो अगर थोड़े टाइम के लिए है तो हम ऐसा कर सकते हैं। इसके अलावा स्पेसिंग को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे मॉइस्चर थोड़ा-सा हमारा क्या होता है, कंज़र्व होता है। 2% का यूरिया का हम घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं ड्रॉट वाले पीरियड में। सॉइल मल्चिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इवापोरेशन का जो लॉस होता है वो कम होने लगे। मिट्टी जो हमारी है, खेत की जो मिट्टी है, वहाँ से जो मिट्टी का लॉस हो रहा है, सॉरी, जो पानी का लॉस हो रहा है, इवापोरेशन के द्वारा जो लॉस हो रहा है, वो हमारा घट जाए। इसके अलावा वीड कंट्रोल हम कर सकते हैं। वीड कंट्रोल अगर करेंगे तो वाटर भी हमारा बचेगा और न्यूट्रिएंट भी बचेगा। तो ये सभी तरीके हम अपना के ड्राई लैंड एग्रीकल्चर में हम अच्छे तरीके से खेती कर सकते हैं और एक सस्टेनेबल इनकम हम एग्रीकल्चर से प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मेरा पढ़ाना, मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो में आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाकी अगर आप हमारा अल्टीमेट एग्रीकल्चर कोर्स खरीद के अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे तरीके से टेस्ट देना चाहते हैं, अपनी नोटबुक कायदे से बनाना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो इन तमाम समस्याओं का समाधान करने के लिए आप हमसे व्हाट्सएप से संपर्क करके हमारा जो अल्टीमेट एग्रीकल्चर का कोर्स है उसको खरीदिए। मेरी गारंटी है कि आपको अलग से कहीं इधर-उधर और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं जितना आपको पढ़ाऊँगा, उतने में आप लोगों का कल्याण हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।